गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद कविता आप पढ़ रहे हैं। इसमें आप देखा है कि 2 पार्ट आपके हो चुके हैं। 2 पार्टों में किस प्रकार से उसने अपने परिवार के बारे में दर्शाया है कि जब बारिश हो रही होती है और जेल में बंद कवि का जो मन है वो विचलित हो जाता है अपने घर वालों को याद करते हुए, और वो कहता है कि बहुत पानी गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो उसके कारण उसके प्राण और मन भी संवेदनशील होते चले गए हैं। उसके मन में घर की स्मृतियाँ घिरती चली आ रही थी। बहुत पानी बरस रहा था, लेकिन कवि की आंखों के सामने जो है उसका घर जो है वो तर रहा था। घर तरने लगा था, घर की यादें आने लगी थी। वह घर कवि से बहुत दूर है, लेकिन खुशियों से भरा हुआ है। वहाँ खुशियाँ नहीं समा रही हैं। अर्थात कवि जो कहना चाहता है उसका ये है कि कवि के जेल प्रवास के दिनों में जब भयंकर वर्षा होने लगती है तो कवि को अपने घर की याद आती है और उसका मन भर आता है। मन भरना, घर की याद आना, मन में संवेदना जागना। ठीक है। फिर उसने बताया कि जेल में जब वो बैठा हुआ है कवि, तो उसको घर की याद आती है और वह व्याकुल हो उठता है अपने भाई बहनों को याद करते हुए। वो कहता है कि मेरी घर में 4 भाई हैं, मेरी 4 बहन हैं, बहन का विवाह हो चुका है, अब वह मायके आई हुई है, लेकिन मेरी बहन अपने पिता के घर तो आई है, परंतु मुझे लगता है वह दुख के घर में आ गई है। क्योंकि कवि के जेल में होने के कारण घर में उदासी जो छाई हुई है, दुख का जो वातावरण बना हुआ है घर में, तो वे सभी भावनात्मक रूप से जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आज कवि के न रहने के कारण वे अत्यंत दुखी हो गए हैं। कवि का घर सही अर्थों में घर है, क्योंकि घर के सभी सदस्य एक दूसरे से अपार स्नेह करते हैं। ठीक है। और उसने बताया कि कवि के 4 भाई और 4 बहनें जो हैं वो भाई तो भुजाओं के समान हैं और बहनें प्यार का साक्षात रूप हैं। अर्थात कहने का भाव जो कवि का है कि कवि की शक्तियां हैं, भाई और बहनें जो हैं प्यार की भांति है वो। फिर उसने अपनी माँ के बारे में बताया बेटा दूसरे पार्ट में जो कि किस प्रकार से उसकी माँ जो अनपढ़ है, उसका जीवन जो है दुखों से भरा हुआ रहा है, जीवन का निर्माण ही दुखों से हुआ है उनका। कवि अपनी माँ की याद करते हुए कहता है कि जब भी मैं अपनी माँ की गोद में सिर रखता हूँ तो मुझे दुखों को अनुभूति नहीं होती है। मेरी माँ आनंद और शांति प्रदान करने वाली है। मेरी माँ की स्नेह की धारा इतनी तेज है, इतनी फैली हुई है, इतना फैलाव लिए हुए है कि वह यहाँ तक जेल तक भी फैली हुई है। और कहता है कि वो उसका अभी तक एक भी पत्थर इसलिए नहीं आया क्योंकि वह अनपढ़ है, लिख नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती। पिता के बारे में उसने बताया कि घर में मेरे पिताजी जो हैं वे वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उन पर बुढ़ापे का असर एक पल के लिए भी नहीं दिखाई देता। वे अभी भी युवाओं जैसे दौड़ सकते हैं, बच्चों की तरह खिलखिला सकते हैं। जो युवकों जैसी बच्चों जैसी चुस्ती फुर्ती है वो उनमें साफ झलकती है। वे बड़े साहसी हैं, मौत को सामने पाकर नहीं घबराते हैं, शेर के सामने आ जाने से भी नहीं डरते हैं। उनके आवाज़ में जो बादलों जैसी गर्जना है, और घर का कामकाज जब वे करने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंधी तूफान आ गया हो। अर्थात भले ही वे चाहे बूढ़े हो गए हों उनके पिता, लेकिन उनमें आज भी युवकों जैसी मजबूती है, साहस है, हिम्मत है। बच्चों, आज हम तीसरा पार्ट इसका करवा रहे हैं। तीसरे भाग में कवि कहता है कि आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, अब खूब मुकदर हिला लेकर, मुठ उसकी मिला लेकर। क्या कहते हैं देखना बेटा। अपने पिता के बारे में कहा है कि वो
चाहे बूढ़े बेशक हो गए हैं, लेकिन आज भी नियम अनुसार क्या करते हैं, आज गीता पाठ करके प्रातः काल उठ करके वे स्नान आदि करके गीता का पाठ करते हैं। फिर आज गीता का पाठ करके अर्थात उसने वो सोच रहा है कि उन्होंने प्रातः काल उठकर गीता का पाठ किया होगा, दंड 260 करके और फिर 260 दंड बैठक की होगी, दंड बैठक निकाली होगी, ठीक है। और हाथ में खूब मुकदर हिला ले करके और हाथ से उन्होंने मुकदर घुमाया होगा, मूठ उनकी मिला ले करके अर्थात उसको हाथों से मजबूती से पकड़ करके, मुकदर होता है कि जिस प्रकार से गदा के आकार में एक लोहे का बना हुआ नीचे टुकड़ा होता है। आमतौर पे आप देखते हैं कि जब पहलवान जो होते हैं वो अखाड़े के अंदर रखते हैं तो अपनी भुजाओं को की बलिष्ठता देने के लिए मुकदर घुमाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो हाथ जो है ठीक एंगल पे घूम सके तो मुकदर हिलाया जाता है, तो उन्होंने खूब मुकदर लेकर उन्हें घुमाया होगा और फिर कड़ा व्यायाम किया होगा, मुठ उनकी मिला लेकर के, मुठ का मतलब अपनी मुट्ठी में लेकर के, उनकी अपनी दोनों मुट्ठियों को मिला करके उसने खूब मुकदर को जो है हिलाया होगा। दोनों हाथों से उसको घुमाया जाता है बेटा, मुकदर टाइप में जो होता है, ठीक है। जैसे गदा टाइप होती है बेटा भारे वजनदार, उससे हमारी भुजाएं जो हों बलिष्ठ बनती हैं और भुजाओं को घुमाने का जो एंगल होता है, कोण होता है, उसमें आसानी से घूम सकते हैं और उसमें ताकत भी हमारे हाथों के अंदर आती है। तो इसी प्रकार से पिता के बारे में बताया कि वो सुबह उठ करके नियम अनुसार उन्होंने गीता का पाठ किया होगा, 200 दंड बैठक लगाई होगी और दोनों हाथों से उन्होंने खूब मुकदर हिलाया होगा और मुकदर हिला करके उन्होंने खूब व्यायाम किया होगा। जबकि नीचे आए होंगे अर्थात छत पे उन्होंने ये सभी क्रियाकलाप की होंगी, ठीक है, दंड बैठक लगाना, मुकदर घुमाना। फिर क्या कहा, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, अर्थात व्यायाम करने के बाद वे घर की छत से नीचे जब आए होंगे और फिर नैन माने आंखों से, जल से छाए होंगे, उसकी आंखों के अंदर आंसू आ गए होंगे, ठीक है, उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। क्यों आए होंगे बेटा, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। हाय पानी क्या होगा, पानी बहुत गिर रहा है, बहुत बारिश हो रही है और उसकी नजरों में घर है वो तिर रहा है। यहाँ दिखाया बेटा कि जबकि नीचे आए होंगे, जब उन्होंने अपने भाई बहनों को देखा होगा बेटा और उसके अंदर जो कवि है वो नहीं दिखाई दिया होगा, तब उसकी आंखों में क्या आए होंगे, जल आ गया होगा, आंसू आ गए होंगे, ठीक है। जब वे व्यायाम करके नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, अर्थात उसकी आंखों के अंदर जो है वो आंसू छा गया होगा, आंसू आ गए होंगे, आए होंगे, क्योंकि वो उनको याद आती है, किसकी बेटा, कवि की। सभी भाई बहनों में जब एक बच्चा जेल के अंदर बंद है तो कवि की आंखों में ना पिता की आंखों में ही आंसू आने का जो भाव है, क्योंकि वो अब याद कर रहा है अपने घर परिवार के बारे में कि सुबह कौन क्या करता था, शाम को कौन क्या करता था, दिन में क्या कुछ होता था। तो ये सभी बातें सोचने मात्र से ही कवि का जो मन उदास हो गया है। और जब बरसात होती है तो ये चीज़ें बेटा, ये बातें जो हैं मन में बड़ी याद आती हैं कवि को। तो इसी प्रकार से कहा है कि हाय पानी गिर रहा है, बहुत बारिश हो रही है और घर नज़र में तिर रहा है, अर्थात नज़र में घर तिर रहा है, नज़रों के सामने घर आ रहा है बार बार। उसके आगे है 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। देखिए पहले भी आ चुका है ये कि उसके परिवार में कौन है बेटा, 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं, ठीक है। और दूसरा है भुजा भाई प्यार बहनें, बहनों को, भाइयों को क्या माना है, भुजा ताकत मानी है और बहनों को प्यार का स्वरूप माना है। प्यारी नन्ही सी बहना है, उनके बारे में कहा है, जहाँ से
उसको प्यार झलकता दिखाई देता है, प्रेम, ठीक है, अपार स्नेह है जहाँ। तो इस प्रकार से उसने बताया कि उसके परिवार में 4 भाई और 4 बहनें हैं और भुजाओं के समान ताकतवर बताया है उसने। भाइयों को शक्ति के समान और बहनों को प्यार का स्वरूप बताया है। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। अर्थात 4 भाई और 4 बहनें जो आंगन के अंदर खेल रहे थे, जब वो व्यायाम करके नीचे आए तो उनकी नजरें उन पे पड़ी होगी, या तो वो खेलते होंगे। कहाँ बेटा? आंगन के अंदर। तो या तो खेलते होंगे या फिर वो खड़े होंगे, वे वहाँ खड़े होकर के बातचीत कर रहे होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, वे उनको दिखाई दिए होंगे। उनको खेलते हुए या खड़े हुए नजर आए होंगे आंगन में, तो उनकी नज़रें जैसे ही उन पर पड़ी होगी तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, अर्थात पिताजी जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन एक पल के लिए भी उनको जो वृद्धावस्था है वो नहीं छाती है, नहीं सताती है। एक क्षण के लिए भी उनके ऊपर, एक पल भी, एक अरसा भी उनके ऊपर दिखाई नहीं देता है। किस चीज का बेटा? बुढ़ापे का। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, रो पड़े होंगे बराबर, अर्थात मुझे 5वें को उसका नंबर जो है बेटा 5वें नंबर पे है, ठीक है, 5वें नंबर पे मुझे न पा करके वे रो पड़े होंगे। ठीक है, क्या कहा है कि पिताजी जो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनको एक पल के लिए भी ये नहीं लगता कि बुढ़ापा आ गया है, ठीक है, वृद्धावस्था प्राप्त हो चुकी है, लेकिन रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। उन्होंने पांचवा किसको बताया बेटा? स्वयं को, ठीक है, स्वयं को 5वां बता करके ये कहा है कि मैं 5वें नंबर था और मुझे उन सभी में नजर नहीं आया मैं, तो वो रो पड़े होंगे, उनकी आंखों से आंसू झलक गए होंगे, उनको याद मेरी आई होगी। ठीक है, इस प्रकार से बेटा देखना कि किस प्रकार से ये जो आपको चित्र दिखाई देता है कारावास, यहाँ ये जेल है बेटा, इसके अंदर देखो ये अन्य सदस्य भी बंद हैं, कोई सो रहा है, कोई बैठा है, कोई आराम से जो है बातें कर रहा है यहाँ कुर्सियों पर बैठ के, लेकिन कवि का अलग से ये चित्र जो दिखाया गया है बेटा, ठीक है, वो स्वयं के बारे में खुद कहा है कि मैं जैसे किस प्रकार से जेल में बंद था। और यहाँ उसको बाहर जब वो इन लोगों को देख रहा है, जब वो इन लोगों को देख रहा है पानी में भीगते हुए किस प्रकार से उछल कूद मचा रहे हैं, तो जब बहुत पानी गिर रहा था, जब उसको, ठीक है, किसी भी दरवाजे से जब वह देखता है तो पानी बहुत गिरता हुआ जब उसको दिखाई देता है, तो उसका मन जो वो प्राण और मन दोनों गिरने लगते हैं। तो इसी प्रकार से कितना उदासी से भरा हुआ इसका चेहरा हमें दिखाई दे रहा है। तो आज जो पार्ट 3 है बेटा, इसमें आपने किस प्रकार से ये देखा कि प्रातःकाल उठ करके वे गीता का पाठ करते हैं, कौन? उसके पिताजी। उनको याद आ रही है, घर की याद, क्योंकि हम जब कहीं पर भी मुश्किल में होते हैं, हमारा मन उदास होता है, तो हम किसी की याद में जब खो जाते हैं, तो तब वे यादें जो हमें सताने लगती हैं। तो इसी प्रकार से कवि को भी अपने घर की याद सता रही है बेटा। ठीक है, क्या कहा है आज उसने कि भी गीता का पाठ किया होगा, 260 दंड बैठक लगाते थे रोजाना वो, ठीक है, दोनों हाथों से, मुठ का मतलब मुट्ठी होती है बेटा, दोनों हाथों से को मिला करके, दोनों हाथों से मिला करके मुट्ठी बना लेना, तो वो उस प्रकार से उसको पकड़ करके मुख हिलाना, जिससे उसकी भुजाएं बलिष्ठ बनती थी। जब वे छत से व्यायाम करके नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। और वो पानी क्यों आ गया होगा? क्योंकि उसके 4 भाई और 4 बहनें थी, तो जैसे ही उनकी नज़र उनके ऊपर नीचे पड़ी होगी तो क्या होगा कि 5वें का नाम लेकर, अर्थात जब 5वां उन्हें दिखाई नहीं देता है, कवि जो है उन्हें दिखाई नहीं दिया होगा, तो वे रो पड़े होंगे। तो इस प्रकार से ये बताया है बेटा। उसके परिवार में जो थे 4 भाई और 4 बहनों के अलावा पिता और माता हैं, तो जैसे ही वे व्यायाम करके नीचे आए होंगे, तो जब भाई या बहनें आंगन में खड़े होंगे या खेल रहे होंगे, तो उनकी नज़रें जो पड़ी होंगी उन पे,
तो उसको ये ध्यान आया होगा कि मेरा 5वां पुत्र जो है आज जेल में बंद है, और मुझे याद करके वो रो पड़े होंगे, अर्थात वो 5वें का नाम लेकर रो पड़े होंगे का मतलब है कि 5वां कौन है, ये 4 के बाद 5वां जो है वो कवि है, मियां नसरुद्दीन, क्या नाम है इस कवि का नाम है बेटा, भवानी प्रसाद मिश्र। मिश्र जो है 5वें नंबर पे थे। तो इस प्रकार से जेल की जो यातनाएं थी उनके कारण भी कुछ दुखी थे, और साथ में जो उनको अपने घर की याद आ रही थी उसके कारण भी वे जेल में दुखी होते हैं। तो इस प्रकार से बेटा ये जो आपने तीसरा पार्ट आज इस कविता का पढ़ा है, इस आधार पे आपको कुछ प्रश्न रफ कॉपी में नोट करने हैं बेटा, उनको लिख के और देखना है, ठीक है। जो प्रश्न नंबर 1 जो होगा वो बेटा क्या होगा आपका कि कवि के पिता नियमानुसार प्रातः उठकर किसका पाठ करते थे, ठीक है। कवि के पिताजी नियमानुसार प्रातःकाल उठकर किसका पाठ करते थे। दूसरा प्रश्न है कि वे रोजाना कितनी दंड निकालते थे, नंबर 3 प्रश्न नोट करें, कवि के पिताजी व्यायाम कहाँ करते थे। अगला प्रश्न है कि उनके पिताजी की आंखों में पानी क्यों आ गया था, अर्थात सुबह सुबह जब वे व्यायाम करके आए तो उनके पिताजी की आंखों में पानी क्यों आ गया था। अगला प्रश्न है कवि के परिवार में कवि के कितने भाई और बहन थे बेटा, कवि के कितने भाई और बहन थे, ठीक है। अगला प्रश्न है 260 जो शब्द ये लाइन आई है बेटा, इसमें कौन सा अलंकार है, 260 में कौन सा अलंकार है। अगला है कि वे रो पड़े होंगे कब रो पड़े होंगे, ठीक है। फिर आगे कहा है कि कवि के पिता जो हैं वो रो पड़े थे किसका नाम लेकर के, कवि के पिता किसका नाम लेकर रो पड़े होंगे ये बताना है बेटा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कवि के पिताजी किस अवस्था को प्राप्त हो गए थे, अर्थात जो अवस्था होती है बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, जो भी है बेटा युवावस्था, वे कौन सी अवस्था में थे उस समय पर जब कवि जेल में बंद था। तो इन प्रश्नों के उत्तर बेटा आपने जो है आज जो पढ़ाया है इन चारों पद्यांशों में से ही छांट करके रफ कॉपी में नोट करने हैं बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।